दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। दिल्ली के सियासी आसमान पर सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अरविंद केजरीवाल अपनी जगह पर किसे बिठाएंगे, किस पर भरोसा जताएंगे, और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको देते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक खत्म हुई है। इस बैठक की अगुवाई अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। बैठक में पीएसी के सभी मेंबर्स के अलावा दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों की मौजूदगी थी। कहा जा रहा है बैठक में नए सीएम के लिए केजरीवाल ने सभी नेताओं से 1-to-1 चर्चा की है, उनकी राय जानी। बैठक के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज सामने आए। उन्होंने कहा कि कल 11:30 बजे आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। इसी बैठक में नए सीएम के नाम पर मुहर लगेगी और फिर शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल एलजी से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंपेंगे। सौरभ भारद्वाज जब बाहर आए, उनकी ओर से क्या दी गई जानकारी, सुनिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने पीएसी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा कैबिनेट के सभी मंत्रीगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी वहां पे मौजूद नेताओं और मंत्रियों से 1-to-1 नए मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा की, उनसे फीडबैक लिया और कल विधायक दल की मीटिंग होगी और इस चर्चा को दूसरे चरण में कल विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ले जाएंगे। क्योंकि 1-to-1 मीटिंग हुई है, इसलिए किसी को भी दूसरे के आकलन का कोई अंदाजा नहीं है। हर एक को सिर्फ अपना ही आकलन मालूम है, इसलिए नामों के ऊपर कोई भी बात जो है वो मात्र स्पेकुलेशन होगी। पंकज जैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, एक बात तो साफ हो गई है कि नाम तय कर लिया गया है, क्योंकि 1-to-1 मुलाकात के जरिए जो बातचीत अरविंद केजरीवाल की ओर से कही गई होगी, कहीं ना कहीं इस बात के संकेत उनकी ओर से दिए गए होंगे। तो कल क्या ये माना जा सकता है कि 11:30 बजे कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, इसका ऐलान कर दिया जाए? और आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं पंकज, जरा अंदर की भी बात बताइए, कौन चल रहा है नाम में सबसे आगे? देखिए, बैठक में इतना लंबा वक्त इसलिए भी लगा क्योंकि एक एक करके सभी नेताओं को और मंत्रियों को बुलाया गया और उनसे चर्चा की गई कि मुख्यमंत्री पद को लेकर हमें आपसे बात करनी है और ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो क्या होगा, अगर इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अंदर कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जोर दिया गया कि कल जब विधायकों के साथ बैठक की जाएगी तो उस दौरान विधायकों को किस तरीके से आगे की रणनीति के बारे में समझाना है, क्योंकि सबसे अहम रोल कल 11 बजे के बाद ही शुरू होगा, जब विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। देखिए, अहम बात यह भी है कि जो तमाम विधायक हैं वो अरविंद केजरीवाल को ही अपना नेता मान चुके हैं। 2 बार से पिछले लगातार अरविंद केजरीवाल लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके पहले उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी, तब भी वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा सरकार रही है, तो ऐसे में विधायकों को समझाना एक बड़ी चुनौती रहेगी और ये समझाना कि आपके नए मुख्यमंत्री ये व्यक्ति हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एक मंथन का हिस्सा रहा आज जो पीएसी की बैठक रही और इसी के लेकर एक रणनीति बनाई गई। और अब कल 11 बजे से यहाँ पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 11:30 बजे यहाँ पर विधायकों के साथ बैठक की जाएगी, विधायक दल की बैठक होगी। ये भी संभावना है कि अरविंद केजरीवाल उन तमाम लोगों को संबोधित करें, जोश भरने की कोशिश करें और आगे की रणनीति भी समझाएं कि आखिर उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला क्यों लिया है। तो ये सब तस्वीर हमें कल देखने मिलेगी। ये बड़ी जानकारी पंकज आप दे रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी और सवालों के साथ। कुल मिलाकर सत्ता के 2 केंद्र ना बने, अरविंद केजरीवाल की यही कोशिश होगी। कौन है उनका सबसे ज्यादा विश्वास पात्र, इस सवाल का जवाब भी जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे तो उसके बाद दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस रेस में 4 नाम सामने आ रहे हैं। आपको इन चारों नेताओं की मजबूती और कमजोरी के बारे में जानकारी दे देते हैं। इस रेस में पहला नाम है दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी का। पहले आतिशी की मजबूती समझिए, उनके पास पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव है, क्योंकि केजरीवाल और सिसोदिया की गैर मौजूदगी में आतिशी के पास सबसे ज्यादा मंत्रालय हैं। वह आम आदमी पार्टी का बड़ा महिला चेहरा भी हैं। केजरीवाल ने 15 अगस्त को तिरंगा फहराने के लिए उन्हीं का नाम चुना था। हालांकि बाद में एलजी के दखल पर कैलाश गहलोत ने तिरंगा फहराया था। आतिशी की सबसे बड़ी मजबूती है कि वो केजरीवाल के भरोसेमंद हैं। वहीं जो बातें उनके पक्ष में नहीं जा रही हैं वो ये है
कि आप में उनसे भी कई बड़े सीनियर नेता मौजूद हैं। बतौर जल मंत्री आतिशी पर कई सवाल भी उठे हैं, क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भीषण कमी बनी रही। सवाल है कि पार्टी में बतौर सीएम उनकी स्वीकार्यता कितनी होगी या नहीं होगी। वहीं सीएम पद की रेस में दूसरा नाम कैलाश गहलोत का बना हुआ है। गहलोत आपके बड़े जाट नेता हैं। केजरीवाल हरियाणा में चुनाव में जाटों को लुभाने के लिए उनके सिर पर ताज रख सकते हैं। गहलोत की दिल्ली के जाट बहुल ग्रामीण इलाकों में मजबूत पकड़ है। बाहरी दिल्ली के नांगलोई, नजफगढ़ जैसे इलाकों में जाटों की संख्या अच्छी खासी है। गहलोत पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वहीं उनकी कमजोरी ये हो सकती है कि शराब घोटाले में ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है। वहीं अभी तक गहलोत को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। उनके ऊपर डीटीसी बसों की खरीद फरोख्त में भी आरोप लगे थे। उनके पास ज्यादा प्रशासनिक अनुभव नहीं है। अब सीएम पद की रेस में तीसरा नाम गोपाल राय का सामने आ रहा है। गोपाल राय जातिगत समीकरण में फिट बैठ सकते हैं। वो आपके सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। वो आपके संस्थापक सदस्य भी हैं। पूर्वांचली वोटर्स में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। आप कार्यकर्ताओं का जोरदार समर्थन उनके पास है। कमजोरी की बात करें तो स्वास्थ्य कारणों से वो राजनीतिक रूप से कम सक्रिय रहते हैं। अनुभव के हिसाब से अभी तक उन्हें केजरीवाल ने कभी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है, इसीलिए उनके पास ज्यादा प्रशासनिक अनुभव भी नहीं है। सीएम पद की रेस में चौथा नाम सौरभ भारद्वाज का। सौरभ की सबसे बड़ी मजबूती है कि वो केजरीवाल के भरोसेमंद नेताओं में से एक है। उनके पास स्वास्थ्य समेत कई अहम मंत्रालय रहे। सौरभ की आप में अच्छी स्वीकार्यता है। उनके पास सियासी हालात को संभालने का बेहतर अनुभव है। वहीं जो बात इनके पक्ष में नहीं जा रही है वो ये है कि पार्टी में इनसे भी कई सीनियर नेता मौजूद हैं। इसीलिए हो सकता है कि बतौर सीएम पार्टी के अंदर ही उनका विरोध होने लगे। पंकज जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, ये चार नाम जो आगे चल रहे हैं, कोई पीछे चल रहा है, जिनका जिक्र हमने बता दिया, पक्ष और उनकी क्या कमजोरी है इसके बारे में भी हमने जिक्र कर दिया। इसके अलावा भी क्या कोई ऐसा सरप्राइजिंग चेहरा हो सकता है जो जब कल ऐलान हो तो हर कोई हतप्रभ रह जाए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कई बार चौंकाने वाले निर्णयों के लिए भी जाने जाते हैं। पंकज, देखिए, बिल्कुल संभावना तो यही है कोई ऐसा चेहरा जिसे सरकार के कामकाज का भरपूर अनुभव हो। अगले 6 महीने रोलर कोस्टर राइड रहने वाली है। जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके लिए सरकार का फोकस सिर्फ मुख्यमंत्री बना देना नहीं होगा। चित्रा, हमारी जो बातचीत हुई है सूत्रों से, उनका साफ तौर से कहना है कि मुख्यमंत्री का काम होगा कि सरकार के बचे हुए काम को पूरा करना और इसके अलावा चुनाव से पहले जो भी जिम्मेदारी दी जाए उस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से अंजाम देना। तो इसमें किसी भी तरह का रिस्क यहां पर आम आदमी पार्टी नहीं लेना चाहेगी। वो यही चाहेगी कि जो अनुभवी है, जिसे कामकाज का अंदाजा है, जिसे ये पता है कि केंद्र सरकार और साथ ही साथ उपराज्यपाल दफ्तर से कैसे निपटना है, उसे ही मौका दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल अनुभवी चेहरों पर ही दाव लगाती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका पंकज इस पूरी जानकारी के लिए। तो अनुभवी चेहरे में से कौन होगा जो बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के साथ इस खबर के बारे में हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ ही जोरदार सियासत भी हो रही है। कौन होगा मुख्यमंत्री, सवाल अभी कायम है। लेकिन जब से इस्तीफे का ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल ने, तब से लगातार पॉलिटिक्स जारी है। आम आदमी पार्टी कहना है केजरीवाल राम का अनुसरण कर रहे हैं, वो हनुमान के भक्त हैं और जैसे राम के वनवास जाने के बाद खड़ाऊ रखकर अयोध्या में भरत ने शासन चलाया था, वैसे ही दिल्ली में भी शासन चलाया जाएगा। जबकि बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे पर सवाल उठा रही है और आरोप लगा रही है कि केजरीवाल दिल्ली के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सर सतयुग में सुना था भगवान राम ने परिस्थितियोंवश राजगद्दी का त्याग किया था और 14 साल के वनवास पे चले गए थे। अयोध्या की सारी जनता रो रही थी, बिलख रही थी कि राम आप मत जाइए, आप इस सिंहासन पे बैठिए। मगर मर्यादा के कारण, परिस्थितियों के कारण राम उस सिंहासन को छोड़ के चले गए और 14 साल के वनवास पे रहे। और उनके पीछे जिसको वो सिंहासन मिला, भरत उनके भाई, वो भी उनके खड़ाव रख के इंतजार करते रहे कि राम वापस आएंगे तो अपना जो है काम संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल राम नहीं है, राम तो भगवान थे। भगवान राम के भक्त हनुमान और हनुमान के भक्त अरविंद केजरीवाल जी हैं। मैं अग्नि परीक्षा के लिए अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं। क्या मतलब है अग्नि परीक्षा का? अग्नि परीक्षा का मतलब है सत्य का सामना करना। तो आओ आपके घर से शुरू करते हैं। खोलिए अपने राजमहल के दरवाजे,
और पहली अग्नि परीक्षा ये दीजिए कि दिल्ली के हर आदमी को बुलाइए कि आइए मेरा घर देखिए, वो ऐशगाह देखिए, वो राजमहल देखिए जिसमें अरविंद केजरीवाल मैं रहता हूँ। आप तो आम आदमी है ना, दिखाइए वो 8 करोड़ का मार्बल, इटालियन मार्बल जो आपने बिछाया है, दिखाइए वो 2 करोड़ का बिस्तर जिस पे आप सोते हैं, दिखाइए वो 8 लाख का पर्दा, दिखाइए वो कमोड 5-5 लाख के जो आपने लगवाए हैं। है हिम्मत दिखाने की? हो जाएगी अग्नि परीक्षा। आप जमानत पे छूटे, आप लोगों ने दुनिया भर के पटाखे चलाए, दीजिए अग्नि परीक्षा। जरा उन घरों में चलते हैं जो जल भराव के कारण वो 40 से 42 बच्चे जो मर गए, जिन घरों के चिराग बुझ गए, है उनके घरों में जाने की हिम्मत अरविंद केजरीवाल? इन सब के बीच कांग्रेस नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का बड़ा बयान सामने आया है। संदीप दीक्षित ने कहा है कि सिसोदिया और केजरीवाल को जमानत मिलना पहले से तय था। संदीप दीक्षित के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने उन्हें फोन पर बताया था कि हरियाणा चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए उन्हें जमानत मिली है और केजरीवाल को भी जल्दी ही छोड़ दिया जाएगा। संदीप दीक्षित केजरीवाल की जेल से छूटने को हरियाणा के चुनाव से जोड़कर दिखाते हैं। कहते हैं आम आदमी पार्टी वहीं पर चुनाव लड़ने पर जोर लगाती है जहां पर कांग्रेस मजबूत होती है। सिसोदिया जी जब छूटे, मैंने फोन किया, मैंने कहा क्या यार छोड़ दिया? तो कहने के भैया क्या करें, हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं। और मैंने कहा वो दूसरे वाले, कहने का बस उनकी भी जरूरत है वहां। तो हमें तभी पता चल गया था 3-4 महीने पहले कि ये बेलेल सब होने वाली है। तो अब ये कोशिश तो करेंगे क्योंकि इनका पुराना तरीका रहा है। देखिए, आप अपने आप को अगर सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशनल पार्टी कहते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के 31-32 राज्य आपके टारगेट होने चाहिए। जहां कांग्रेस सत्ता में है या कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, वहीं आप क्यों एक्टिव होते हैं? आप हिमाचल में हैं, आप उत्तराखंड में हैं, आप दिल्ली में हैं, आप हरियाणा में हैं, आप यूपी में क्यों नहीं है? आप बिहार में क्यों नहीं है? आप उड़ीसा क्यों नहीं जाते? आप बंगाल क्यों नहीं जाते? आप तमिलनाडु क्यों नहीं जाते? उन प्रदेशों में जहां कांग्रेस एक तरीके से उतनी शक्ति की पार्टी नहीं है, वहां तो शायद इनकी ब्रांचेस भी नहीं होंगी।